हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और अगर हिंदी में इसे बोलूं तो संविधान के आधारभूत लक्षणों का सिद्धांत। लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है umi_UPSC। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि आज रात को 9 बजे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीएम्बल से जुड़े हुए, जो 2013 से 2019 के बीच में प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और जो मेंस में प्रीएम्बल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके आंसर किस तरह से आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है या डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे पहले थ्योराइज्ड करा था जस्टिस JR मधोलकर ने इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1964 में। उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया कि क्या संविधान के बेसिक फीचर्स को बदला जा सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को, आधारभूत लक्षणों को बदला जा सकता है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को दोबारा लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा करा जाएगा तो क्या वो आर्टिकल 368 के परव्यू में आएगा, क्या वो आर्टिकल 368 के अंडर जस्टिफिएबल होगा। ये सारे सवाल उठे थे सबसे पहली बार सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में। लेकिन फॉर्मली ये डिसाइड होते हैं केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी इंडियन हिस्ट्री में। आगे देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं, कौन कौन से केसेस रहे। लेकिन 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा एक सवाल बना रहा कि क्या केवल आर्टिकल 368 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर देने से कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिड हो जाती है। कि अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर्स मेंशन्ड हैं उनको फुलफिल करके पास कर दी, तो क्या वो जजमेंट जो है वो वैलिड होगी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार उठता रहा अलग अलग केसेस के माध्यम से। और सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया फंडामेंटल राइट्स के केस में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है, और आर्टिकल 14 एक ऐसी चीज है जिसको कभी वापस नहीं लिया जा सकता। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। जब इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को बदला जाएगा तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधार है वो सेम रहेगा, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप है वो वैसा ही रहेगा जैसा वो था। तो इस चीज को डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही लंबा समय लगा। अब से पहले यानी 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यही माना कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के प्रोविजंस को फॉलो करके करी गई है तो वो हमेशा वैलिड होगी। तो इसका इतिहास पहले देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, कहां से सारी बहस शुरू होती है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मत होकर यह फैसला दिया कि कोई भी अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368 के प्रोविजंस को फॉलो करके करी गई है तो वो वैलिड होगी। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी। अब आर्टिकल 13 क्या है? वैसे जो फंडामेंटल राइट आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून लेजिस्लेचर ऐसा पास कर दे जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं या उनके खिलाफ हैं, तो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। क्या कर देंगे? उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा काम करती है कि वो आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है, आपसे आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन रही है, तो क्या वो भी आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आती है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर नहीं आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक कानून नहीं है, वो लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग है और लॉ अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं कहा जाएगा। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी सेम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया विद द मेजॉरिटी ऑफ 3-2 से कि हाँ, आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कवर नहीं करती है। लेकिन उसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग केस 1967 में, गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी वर्डिक्ट्स को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है। जो लॉ का मतलब आर्टिकल 13 में बताया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी कवर करता है।
और सुप्रीम और लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं कर सकती है, ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकती है जो किसी भी फंडामेंटल राइट को आपसे छीन ले या उसके लिए कोई बाईपास रोड निकाल ले, उसका हनन करने के लिए, उसको एब्रोगेट करने के लिए कोई बाईपास रोड निकाल ले। ऐसी अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंदर लॉ में ही कंसीडर करा जाएगा और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को आपसे छीन सके। तो जी ध्यान रखिएगा कि गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट करी जाएंगी वो आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर आएंगी, उसके अंडर लाए करेंगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है केशवानंदन भारती 1973। इस केस का पूरा नाम था केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गोलकनाथ में जो डिसीजन दिया गया था वो गलत था, लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया और तब से यही चीज चली आ रही है, तब से अब तक ये चीज नहीं बदली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लॉ व्हिच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 13। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत बड़ी चीज और कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो क्वेश्चन नहीं करा जा सकता अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, टिल नाउ यानी 2020 जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तब तक भी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट has laid down different features as basic features of the constitution। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और केशवानंदन भारती में एक चीज और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल जो संविधान संशोधन 24, 25, 26 और 29 करे गए हैं वो भी वैलिड हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो वैलिड हैं, उनके अंदर भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अब ये जो 24, 25, 26, 29 जो ये अमेंडमेंट्स थी ये क्यों करी गई थी? ये जो गोलकनाथ में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उसको पलटने के लिए करी गई थी। और इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी जाएगी वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं माना जाएगा। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती में वैलिड कहा कि ये चीज एकदम सही है। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर लाए नहीं करती हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, केशवानंदन भारती में जो बेंच थी वो 13 जजेस बेंच थी, वो अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, याद रखिएगा। केशवानंदन भारती में 13 जजों की बेंच बैठी थी। और क्या उसने, और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फीचर्स जो हैं वो पेन डाउन करे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी। और केशवानंदन भारती में कुल मिलाकर 22 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि क्या क्या चीजें बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। वो 22 की 22 चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं, 11 यहाँ हैं और 11 यहाँ हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 इलेक्शन केस जो था। अब इस केस में क्या होता है? 39वां संविधान संशोधन करा जाता है जिसके तहत आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 329 ए को जोड़ा जाता है। और अनुच्छेद 329 ए में ये कहा गया कि इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के हैं वो किसी भी कोर्ट में डिसाइड नहीं करे जा सकते हैं। मतलब उनको डिसाइड करने की, अगर उनके इलेक्शंस को लेकर किसी भी तरीके के मतभेद हैं, उनके इलेक्शन से जुड़े हुए जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जुडिशरी को उनको डिसाइड करने की परमिशन नहीं होगी। और इलेक्शन रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन के, उनको पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी डील करेगी, ठीक है जी। लेकिन 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हुए आर्टिकल 329 ए को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। और उसके बाद देश में इमरजेंसी लग जाती है, इंदिरा गांधी जो है वो इमरजेंसी इंपोज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 ए को नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के सेक्शन 4 और सेक्शन 55 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब जी सेक्शन 4 क्या कहता था? सेक्शन 4 ये कहता था कि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपीज आप फंडामेंटल राइट्स को ओवर रूल कर सकते हो। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपीज कैन प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स under Article 31C of the Constitution to accord precedence of the directive principles of state policy articulated in Part 4 of the Constitution over the fundamental rights of the individuals articulated in the Part 3rd। सेक्शन 4 कहता था ये। और सेक्शन 55 क्या कहता था? सेक्शन 55 ये कहता था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी ग्राउंड पर किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करी जा सकती। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप किसी भी ग्राउंड के ऊपर किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर एक बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई बाय द प्रोसीजर्स बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 तो जी वो वैलिड ही वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और इन दोनों प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया। ये डिसीजन कब आया? जुलाई 31 1980 को, जब इंदिरा गांधी की सरकार फिर से पावर में आ चुकी थी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया, नॉर्मल रहा सब कुछ। कोई फिर से कोई रिव्यू पिटीशंस या कोई कहते हैं ना कि दोबारा से इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं करी गई। हुआ क्या था 1975 में आफ्टर द राजनारायण केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में इमरजेंसी लग जाती है। उसके बाद 2.5 साल तक इमरजेंसी का दौर रहता है और फिर क्या होता है, फिर इलेक्शंस होते हैं। री इलेक्शंस में जनसंघ की सरकार बनती है और जनसंघ की सरकार भी बहुत ही जल्दी गिर जाती है। कुछ दिनों के बाद ही जनसंघ की सरकार गिर जाती है और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से पावर में आ जाती हैं। जनसंघ की सरकार में प्राइम मिनिस्टर रहे थे मोरारजी देसाई, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फाइनली मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को बनाए रखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन में ऐड करते हुए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकते। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन एंड अगेन ये रीआइटरेट करा कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए या क्या होगा। So thank you for watching this lecture. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon.